खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। पूरे कॉलेज में आग की तरह ये खबर फैल गई थी। परीशे और अमल को भी पता चला। दुख से वो वापस कॉलेज से लौट आई। पुलिस की वजह से कॉलेज में स्टूडेंट्स को नहीं आने दे रहे थे। सिर्फ वही स्टूडेंट्स थे जो कल रात कवाली में मौजूद थे। वो दोनों वापस घर आ गई थीं। अमल खामोश सी थी। रात के मनाजर उसकी आंखों में घूम रहे थे। जिस तरह उसने जैन को बहकलाया हुआ था, मगर वो कोई बात नहीं कर रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है, परीशा भीगे लहजे में बोली। सुना है किसी ने उसके साथ गलत किया था, वो बोली तो अमल ने उसकी जानिब देखा। दोनों ही उदास सी थीं। हेलो गर्ल्स, क्या हुआ? ये मुंह क्यों तुम्हारे लटके हुए हैं? सालार इन दोनों के पास आ गया जो अब तक कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और ऐसा लग रहा था अभी रो देंगी। हमारे कॉलेज की एक लड़की हरम ने खुदकुशी कर ली भैया। परीशे तो बाकायदा रोने लगी और ऐसा ही हाल अमल का भी था। सालार एकदम संजीदा हुआ। मदीहा, तंजीला, सोफिया भी वहीं आ गई। अरे, मदीहा ने इन दोनों को सीने से लगाया। क्यों की उसने? कितनी गलत बात है। ऐसी लड़कियों को माँ बाप का भी लिहाज नहीं होता। मदीहा बोली जबकि अमल उसके सीने से अलग हुई। उसके साथ ज्यादती हुई थी ताई अम्मी। किसी लड़के ने उसके साथ ज्यादती की थी। वो किसी को क्या मुंह दिखाती, तभी उसने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा। वो एकदम गुस्से से बोली और उठकर चली गई, जबकि मदीहा अपनी ही बात पर शर्मिंदा हो गई। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे पता नहीं था, वो बोली तो सालार ने गहरा सांस भरा। अच्छा, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? चलो परीशे, बस आंसू पोंछो। हम दुख कर सकते हैं उसके लिए, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, सालार ने कहा। परीशे ने आंसू साफ किए। मगर भैया वो बहुत प्यारी थी, जैन की ही क्लासमेट थी, परीशे के मुंह से निकला। जैन कहाँ है? सालार एकदम चौकन्ना हुआ। वो तो अपने रूम में है, मदीहा ने कहा। और तुम लोग वापस क्यों आए हो कॉलेज से? वो अपनी जगह से उठा। वो किसी और स्टूडेंट को अंदर आने नहीं दे रहे थे, सिर्फ उनको ही जो कल रात कवाली में शामिल थे वो ही अंदर थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में परीशा ने बताया रात तो जैन भी कवाली में शामिल था। सालार मुंह में बड़बड़ाया और जैन के कमरे की तरफ भागा। सब उसको देख रहे थे। उसने उसके कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सीधी नजर बेड पर गई, वो वहां नहीं था। जबकि बेड के दूसरी तरफ वो साकित बैठा खिड़की से बाहर झूलते दरख्त को देख रहा था। सालार के माथे पर कई बल डले। वो अंदर आया और दरवाजा पीछे बंद कर दिया। जैन? बेड पर उसके नजदीक बैठते हुए वो बोला, जबकि जैन एकदम चौंक गया। जी भैया, वो सीधा हुआ। खैर है, ठीक हो? सालार ने उसके शाने पर हाथ रखा। जी। जैन फीका सा मुस्कुराया। मुझे पता चला है तुम्हारी क्लासमेट ने सुसाइड कर ली। इट्स सैड। तुम जानते थे उसको? सालार ने पूछा। जैन का दिल डूब सा गया। नहीं भैया, बस देखा था। आई मीन साथ पढ़ती थी, मैं तो नहीं जानता उसको। उसने साफ इनकार किया। सालार मुस्कुरा दिया। फिर क्यों परेशान हो? उसने उसको फर्श पर से उठाकर अपने पास बिठा लिया। रात में भी शामिल था, मुझे टेंशन हो रही है। अभी सिकंदर का फोन आया था, वो बता रहा था कि सब यूनिवर्सिटी में है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मुझे भी वहां पहुंचना है, वरना वो रेड पड़वा देंगे। और अगर मैं गया तो? बड़े भैया, वो रुक गया। यार ये भी कोई टेंशन की बात है। तुम जाओ, कबीर को मैं देख लूंगा। बल्कि एक काम करते हैं, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। उठो शाबाश। ये लड़कियों की तरह मुंह नहीं उतारते। बाहर वो दोनों रो रही हैं, अंदर तुम मातम कर लो। हमारा क्या ताल्लुक है किसी के साथ कुछ हुआ है तो? सालार कहता हुआ उठ गया। और अगर मेरा वास्ता हुआ तो? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। सालार ने पल भर को रुककर उसको देखा। चेहरे पर संजीदगी दर आई। वो उसके नजदीक आया। मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने खानदान की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकते। उसका गाल थपथपाकर वो बाहर चला गया, जबकि जाते जाते उसे रेडी होने का भी कह दिया। जबकि दूसरी तरफ जैन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने खींचकर मुक्का दीवार पर मारा। अपनी चीखों का गला घोंटकर वो वहीं बैठता चला गया। सालार और जैन कुछ देर तक कॉलेज चले गए, जबकि उनके जाने के बाद मदीहा, तंजीला और आज सोफिया को भी ले गए थे। नैन के घर ये सब कबीर की जिद पर हो रहा था, जबकि मुर्तजा कल से ही मदीहा से बात नहीं कर रहे थे। वो जानती थी वो उससे नाराज हैं, मगर फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए सब करने को तैयार थी। जबकि दूसरी तरफ घर में अमल और परीशे थी और आरस भी। जबकि आयत को आज अपनी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही थी। उसे चक्कर से आ रहे थे। तभी उसने उठने की कोशिश की और ताई अम्मी के पास जाने के इरादे से वो कमरे से बाहर निकली। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था।
हालांकि ताई अम्मी बल्कि बाकी सब ही उसका ख्याल रखते थे, मगर कल रात कबीर की वजह से वो उसके पास नहीं आ सकी और आयत को भी जैसे जिद सी हो गई थी। अब ना उसे उस बच्चे की परवाह थी और ना खुद की। जब वो शख्स उसको कुछ समझता ही नहीं था तो वो क्यों परवाह करती किसी की। वो रूम से बाहर निकली और ताई अम्मी के कमरे की जानिब देखने लगी, जो कि निचली मंजिल पर था। उसे चक्कर से आ रहे थे और वो चकरा कर एकदम नीचे बैठ गई। आंखों से आंसू निकलने लगे। आरिज ने अपने रूम का दरवाजा खोला। वो जैनी से बात कर रहा था, मगर बीच में ही कबीर का फोन आ गया कि वो ऑफिस क्यों नहीं आया। अब तक तो वो बुरा सा मुंह बनाकर रूम से निकला, मगर सामने ही आयत को जमीन पर बैठा देखकर वो बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ा। आयत, उसने उसका बाजू हिलाया। आयत की आंखें बंद थीं। उसकी आवाज सुनकर आयत ने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा और उसका हाथ झटक दिया। अगर वो अपने होश में होती तो ऐसा कभी ना करती, मगर इस वक्त उसकी तबीयत दिमागी तौर पर उसे अजीब कैफियत का शिकार कर गई थी। आरिज ने उसके झटकने को महसूस किया। क्या हुआ तुम्हें? उसने तेवरी चढ़ाकर पूछा। चले जाएं यहां से। आयत बस इतना ही बोली और दोबारा आंखें बंद कर ली। हो क्या रहा है तुम्हें, बताओगी? वो गुस्से से बोला। मर रही हूं मैं, नहीं उठाया जा रहा मुझसे आपका ये बोझ, आजाद कराएं मुझे इससे। वो एकदम चिल्लाई। आंखों से जारो जार आंसू बहने लगे। आरिज की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बकवास कर रही हो? वो हैरान था उसकी ये बात सुनकर, जबकि आयत की आंखें बंद हो रही थी और एकदम वो एक तरफ लड़क गई। हारिस ने परेशानी से आयत के बेहोश वजूद को देखा और उसको अपने बाजुओं में भर लिया। अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए उसके पांव में तेजी थी। वो जल्दी से उसे बिस्तर पर डालकर सेल फोन पर कॉल करने लगा। सबसे पहले उसने अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल की, जिसका नंबर सबके पास ही होता था किसी इमरजेंसी के लिए। उन्हें कॉल करके उसने एक पल को आयत के वजूद को अपने बिस्तर में देखा और फिर कबीर को कॉल की। यार तुम्हारे साथ मसला क्या है? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वो चिल्लाया। बड़े भैया, आयत की तबीयत खराब हो गई है, मैंने डॉक्टर को कॉल की है, मैं आपके पास आधे घंटे तक पहुंचता हूँ, वो बोला। जानता था आयत के नाम पर वो उसे ऑफिस आने का भी नहीं कहेंगे। क्या हुआ है आयत को? वो परेशानी से बोले। मालूम नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया। मम्मा कहाँ है? कबीर ने फिर से पूछा। वो और दोनों आंटियां कहीं गई हैं, मैं नहीं जानता कहाँ, वो बोला। तो कबीर को जैसे याद आ गया। आयत के पास रहो, मैं मैनेज कर लूंगा। आरिज के हस्बे तवक्को बात हुई और उसने सर हिलाकर सेल ऑफ कर दिया। तभी डॉक्टर भी पहुंच गया। मुलाजिम उसे आरिज के रूम तक ले आया। आरिज ने आयत के वजूद पर अपना ब्लैंकेट डाला और डॉक्टर खामोशी से चेकअप करने लगा। शी इज प्रेग्नेंट, डॉक्टर हैरत से बोला। जी मालूम है मुझे, बीवी है ये मेरी, आरिज ने संजीदगी से कहा। तो डॉक्टर का सांस बहाल हुआ। उसने आयत को इंजेक्शन लगाया। अगर वो होश में होती तो शायद वो सुई को अपने गिर्द भी भटकने ना देती। उन्होंने कुछ खाया नहीं शायद, काफी वक्त से, तभी इन्हें चक्कर आए हैं। आप इनकी डाइट का ख्याल रखें और प्रॉपर चेकअप करवाएं, डॉक्टर मेडिसिन लिखते हुए बोला। आरिज ने उसकी तरफ देखा। उन्हें होश कब आएगा? उसने मतलब की बात पूछी। इंजेक्शन मैंने लगा दिया है, आ जाएगा होश, मगर होश में आते ही इन्हें सबसे पहले कुछ हल्का सा खाने के लिए दें, डॉक्टर ने कहा। और आरिज के हाथ में मेडिसिन का पर्चा थमाकर वो वहां से चला गया। जबकि आरिज वो पर्चा एक तरफ फेंककर अब आयत को देख रहा था। अभी वो कुछ सोचता कि जेनी की कॉल दोबारा आ गई। उसने मुस्कुराकर कॉल अटेंड की और सोफे पर बैठ गया। आयत पर से सारा ध्यान हट गया था। उसने कॉल अटेंड की और अपनी बातों में मगन हो गया। कुछ देर ही गुजरी थी कि आयत ने चेहरे का रुख उसकी जानिब मोड़ लिया। मासूम चेहरे पर आंसू की लकीरें थीं। आरिज की तवज्जो भटका सी गई। क्या देख रहे हो तुम? जेनी इंग्लिश में बोली। नथिंग, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या कोई और भी है? उसे जैसे तसल्ली नहीं हुई। यार मेरे रूम में और कौन होगा? आरिज ने सारी तवज्जो उसकी तरफ कर दी और तभी आयत ने आंखें खोल ली। अपने सामने आरिज को मुस्कुराता देखकर उसका दिल किया दोबारा आंखें बंद कर ले। उसको शदीद निकाहत हो रही थी और अचानक उसे मतली सी हुई और मुंह पर हाथ रखकर वो उठी। आरिज की तवज्जो उस पर गई तो हाथ से मोबाइल एकदम छूट गया। आयत, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। आयत ने आरिज का हाथ हटाया और उसके अटैच बात की तरफ भागी, जबकि वो बाहर परेशानी से खड़ा था। आयत को शदीद रोना आ रहा था। दिल कर रहा था चीखे मार कर रोए। तुम ठीक हो? आरिज ने उसे जल्दी से थाम लिया। उसके आंसू बेसाख्ता उसने साफ किए थे। मुझे मेरे कमरे में छोड़ दें, वो नकाहत से बोली। कुछ खाया क्यों नहीं तुमने? वो गुस्से से बोला और उसका हाथ खींचकर दोबारा उसे बेड पर धकेल दिया। क्या मसला है आपके साथ? चाहते क्या हैं आप? आयत बेबसी से बोली। कुछ नहीं चाहता मैं तुमसे, आरिज ने उसे घूर कर कहा और कमरे से बाहर निकल गया।
किचन से उसके लिए कुछ खाने को वो 10 मिनट में ले आया। आयत उसके तकियों में मुंह दिए रोने में मसरूफ थी। इतना ना तो ज्यादती नहीं की मैंने कोई तुम्हारे साथ। आरिज ने उसकी जानिब देखा और डिश एक तरफ पटक कर उसने आयत का बाजू खींचा। ये ज्यादती ही थी, बल्कि गुनाह। आयत आंसू से सुर्ख आंखों से उसको देखने लगी। बकवास है, तुम मेरे निकाह में हो। आरिज ने घूर कर उसको देखा। निकाह में हूं तो जब चाहेगा कुछ भी करेंगे, उसने दुखे दिल से कहा। और कब कब किया मैंने तुम्हारे साथ कुछ? वो गुस्से से बोला। रहने दें आप, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं कबीर भैया को, ताया अब्बू को सब बता दूंगी। सब देखेंगे आपकी असलियत। उसने सर झटका। इतनी जुर्रत है तो ये बता कर आओ जिसे लेकर घूम रही हो और छुपाने की कोशिश कर रही हो। आरिज ने जैसे उसकी दुखती रग पर पांव रख दिया। आयत ने आंखों से बेबसी से आंसू साफ किए। वो इंसान दिल नहीं रखता था, ये शायद उसके लिए नहीं रखता था। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे मुंह पर हर वक्त 12 क्यों बजे रहते हैं। कुछ देर बाद उसने अपना ब्लैंकेट साइड पर किया और तकियों को उससे दूर करके बीच में ट्रे रखी। आयत सिसकियां भर रही थी। हाँ, उसे भूख भी लगी थी। वो सर झुकाए बैठी रही। खाओ, आरिज ने उसकी जानिब देखकर कहा। नहीं खाना, वो जिद्दी लहजे में बोली। आरिज ने गहरा सांस भरा। जिससे बातें कर रहे थे आप, उससे ही करें, वो गुस्से से बोली और आरिज ने उसके मुंह में ब्रेड दे दिया। आयत ने बाइट की और फिर से रोने लगी। आरिज ने उसके बाल पीछे किए। आयत ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके मोबाइल की तरफ। आरिज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आयत को खिलाता रहा जबकि आयत खामोशी से खाती रही। खुश तो होगी तुम, मेरे हाथों से खाना नसीब हो रहा है। तंजिया मुस्कुराहट से उसकी आंखों से आंसू साफ करते देखकर वो बोला। आयत ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। आयत ने फौरन जवाब दिया। ये सब आप न जाने किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस बच्चे की तो आपको परवाह नहीं है और मेरे लिए आप कुछ कर नहीं सकते। आयत के जवाब पर आरिज का हाथ रुक गया और उसने ब्रेड नीचे रखकर एकदम आयत का चेहरा झपट कर पकड़ा। काफी बकवास करने की आदत हो गई है तुम्हें, छोड़े मुझे। आयत को उसकी उंगलियां अपने गाल में चुभती हुई महसूस हुई। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं कि ये जुबान जो कैंची की तरह चल रही है कैसे कट सकती है। मुझे मार दें, सुकून मिल जाएगा। आयत ने उससे खुद को छुड़वाना चाहा, तभी दरवाजा एकदम खुला और मदीहा जो कुछ देर पहले घर आई थी, आयत के ख्याल से उसके रूम में गई। उसको वहां ना पाकर वो फौरन आरिज के कमरे में आई थी, दौड़कर अंदर दाखिल हुई। छोड़ो इसे, मगर आरिज ने आयत को नहीं छोड़ा और चार न चार मदीहा को आरिज के मुंह पर थप्पड़ मारना पड़ा। ये दूसरा थप्पड़ था जो उसे आयत की वजह से पड़ा था। बदलिहाज हो गए हो सब, वो गुस्से से चीखी। आरिज भड़कता हुआ आयत को देखने लगा, जबकि मदीहा ने आयत को वहां से उठाया और उसे बाहर ले आई। वो अब सोच चुकी थी कि उन्होंने क्या करना है। आज वो वहां से उस लड़की के मुंह से इकरार ले आई थी। नैन के मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ उसके हसीन चेहरे पर निशान छोड़ गया था। ये इज्जत छोड़ी है तुमने मेरे और अपने बाप की? यार बना लिया तुमने कोई बाहर और खुद आकर इकरार कर रही हो। वो भड़की। नैन के गले में आंसू की गुठली सी फंस गई, मगर वो एक लफ्ज भी नहीं बोली थी। खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। मैं कह रही हूँ अली के अब्बू, उसने हमारी इज्जत 2 टके की भी नहीं छोड़ी। इसके 2 बोल पड़वाएं और फारिग करें इसे मेरे घर से, वो इश्तियाल में बोली, जबकि नैन को हैरानगी से देख रहे थे। वो आपका भांजा मुझसे शादी नहीं करना चाहता, बहुत ऊंचा स्टेटस हो गया है उसका, तो मैं क्यों इंतजार करूं? बहुत ऊंचे लोगों से आया है मेरा भी रिश्ता और मैं भी ऊंचे लोगों में शादी करूंगी। मध्यम आवाज में वो उन्हें हकीकत बताने लगी। ये लो, सुन लो इसकी बकवास। बाप के सामने कैसे बोल रही है नैन? तूने मेरी तरबियत को आग लगा दी। इतनी हवस थी तुझे पैसे की। वो फिर से उस पर झपटी। हट जाओ, वो बोले तो नैन ने उनकी जानिब देखा। बाकी बहन भाई सहमे हुए खड़े थे। अगर कोई बात थी तो मुझे बताती, थोड़ी इज्जत ही रख लेती मेरी। धीमे लहजे में सख्ती लिए वो बोले तो नैन बुरी तरह रो दी। क्या बताती वो उनको? उसके दिल का खून हो चुका था। फिर चाहे वो किसी से भी शादी करे, क्या फर्क पड़ता था? उस शख्स ने जिसकी मोहब्बत का वो दम भरने लगी थी, उसकी हैसियत को पैसे में तोला था, तो वो उसको दिखाना चाहती थी कि किसकी हैसियत कितनी है। वो चुपचाप वहां से उठ गई। ये लोग कभी उसको न समझते, अपने ही मंगेतर से मोहब्बत भी ऐब बना देते। निकाह पढ़वाकर उसकी शक्ल हमेशा के लिए दूर कर दो हमारी नजरों से। अपने बाप के सख्त अल्फाज सुनकर उसकी सिसकी निकली थी। सालार ने अपने सोर्सेज से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद जैन को इन मामलात से अलग कर दिया था। वो नॉर्मली घर लौटा था, मगर जैन खामोश था। वो चहचहाहट खत्म हो चुकी थी जो उसकी शख्सियत का खासा थी। सालार ने भी वक्ती सदमा समझकर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया और वो दोनों घर में दाखिल हुए। जैन अपने कमरे की जानिब जाने लगा
कि अपने ही होश में वो एक बार फिर से अमल से टकरा गया। मगर अमल का रिएक्शन देखकर जैसे वो सदमे में चला गया। दूर रहो मुझसे, वो एकदम फाड़ खाने को दौड़ी। जैन ने इर्द गिर्द देखा और फिर उसकी जानिब। क्या हुआ है तुम्हें? वो संजीदगी से बोला। मैं जानती हूँ हरन की मौत का तुमसे कोई लिंक है। तुमने जो कपड़े धोने के लिए मेड को दिए उस पर खून लगा था, और कल रात तुम कवाली में उन्हें। जैन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका गला दबाया और उसे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले आया। अमल ने अपने हाथ उससे छुड़ाए। इसका शक अब यकीन बदल गया था। बंद करो बकवास, जैन आंखें निकालकर घुर्राया। जैन मुझे जाने दो वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, अमल ने हिम्मत करके कहा। हालांकि वो उससे छोटी थी मगर जैन ने हमेशा परीशे और अमल को खुद से फ्री ही रखा था, छेड़छाड़ करके। क्या बताओगी? क्या पता है तुम्हें? जैन ने उसके दोनों बाजू जकड़ लिए। जैन मुझे दर्द हो रहा है। अमल का लहजा उसके अंदाज देखकर कांप उठा। अपनी बकवास अपने मुंह में रखो अमल मोहतरमा, वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो धीमी आवाज में उसको डराने लगा। तुमने मारा है ना हरम को? मैंने नहीं मारा, वो धाड़ा, जबकि हरम ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं मारा मैंने, वो उसे यकीन दिलाने लगा। हाथ मत लगाओ मुझे। जैन ने फिर से उसके शानों को पकड़ा जबकि अमल ने जोर से उसे दूर धकेल दिया। दोबारा मेरे सामने मत आना। तुमने मारा नहीं तो तुमने उसके साथ वो किया जो उसने खुदकुशी की है। बकवास बंद करो अपनी। जैन ने उसे पीछे धक्का दिया और अचानक दरवाजा खुला। कबीर को दरवाजे पर देख के दोनों के रंग उड़ गए थे। वो हैरानगी से कबीर को देख रहे थे। क्या हो रहा है ये? उसने कड़क लहजे में पूछा। मैं भैया, जैन हकला गया। भैया मैं जैन से नोटिस लेने आई थी और ये मुझसे लड़ रहा था कि मैं नहीं दूंगा। अमल सर झुकाकर बोली। कोशिश किया करो कि ये लड़ाई झगड़े बाहर हों। वो जो मानी उन्हें जता गया। सॉरी भैया, अमल ने जल्दी से कहा और वहां से चली गई। कबीर ने एक निगाह जैन पर डाली और वो बाहर निकल गया। यहां से गुजरते हुए उसने इन दोनों की आवाजें सुनी थी। बात तो समझ नहीं आई, अलबत्ता एहसास हो गया कि अंदर वो दोनों हैं। तभी वो अंदर आया था। सालार के पोर्शन में जाने का इरादा था मगर इरादा बदलकर वो मम्मा के पास गया। कैसी हैं आप? उसने पूछा। ठीक हूँ कबीर, मैं चाहती हूँ आयत की रुखसी हो जाए। रिश्ते खराब होते हैं बेटा ऐसे। इतना लंबा अरसा इन दोनों के निकाह को नहीं होना चाहिए। मदिया तो जैसे तैयार बैठी थी। आप ठीक हैं? वो उनकी संजीदगी पर हैरान हुआ। हाँ बेटा, तुमने अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले लिया और वो लड़की भी राजी है। अपनी माँ के इनकार के बाद उसने खुद इकरार किया है। अपने बाबा से बात कर लो, जितनी जल्दी हो ये फरीजा अंजाम इतना बेहतर है। वो कपड़ों को तय लगाती बोली। मम्मा, कबीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। एक पल को वो शॉक्ड हुआ था कि नैन ने खुद इकरार किया था, मगर अपनी फीलिंग्स छुपाकर उसने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ थामा। खफा है मुझसे? वो पूछने लगा। नहीं, मैं क्यों होंगी, बस आयत के लिए परेशान हूँ। वो बेड पर बैठ गई। आयत की तबीयत भी ठीक नहीं थी, आरिज ने बताया था। कबीर ने बताया। मदीहा को आरिज पर सख्त गुस्सा था मगर दबा गई। जाओ तुम, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, मदीहा ने कहा तो सालार बेधड़क अंदर दाखिल हुआ बिना दरवाजा बचाए। तमीज शऊर तुम में नहीं है, कबीर खफगी से बोला। ओ भाई, अपनी माँ के कमरे में आया हूं मैं। वो इतरा कर बेड पर लेटता बोला। मदीहा उसको देखकर मुस्कुरा दी। मुबारक हो शहजादे, तुम्हारे 2 भाइयों की शादी होने जा रही है। मदीहा ने उसके बाल संवारे। नहीं मम्मा, मेरी शादी करवाई ये बहुत गलत बात है। आरिज मुझसे छोटा है। वो अदाकारी करने लगा जबकि वो हंस दिए। जैन भी वहीं आ गया और मदीहा की गोद में सर रख लिया। इस वीरान उदास आत्मा को प्यार कर ले। सालार ने हंसकर जैन के बाल खींचे। भैया आपकी सब पर सकती है, जरा इन पर भी देख लिया करें। जैन ने कबीर को देखा। ओह, मैं डरता नहीं हूं तुम्हारे इस भाई से, सालार ने कालर रखड़ाए। हाँ मालूम है मुझे, तुमसे बड़ा ढीठ कोई हो ही नहीं सकता। कबीर ने उसको घूरा जबकि उसने दांत निकालकर शुक्रिया अदा किया। तादेर वो तीनों वहां बैठे बातें करते रहे। आरिज नहीं आया था और मदीहा फिलहाल उसको देखना भी नहीं चाहती थी। कबीर के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उन्होंने उसे आगे बढ़कर प्यार किया। घबराओ नहीं, नाराज नहीं हूं मैं तुमसे, वो बोली तो वो और भी खुश दिखाई देने लगे। थैंक यू मम्मा, बस अपने बाबा को संभाल लेना, वो बोली तो कबीर ने सर हिलाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये नावल आपको पसंद आ रहा होगा। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करनी थी, कोशिश किया करें कि आप लोग कमेंट भी किया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के रिस्पांस पर ही वीडियोस मजीद आया करेंगी। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा हो तो दिल भी करता है वीडियोस मजीद डालने का। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है। अल्लाह हाफिज़।